हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं सीखो दुनिया। सीखो दुनिया के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज़ बायोलॉजी, या फिर बायोलॉजी क्या है, या जीव विज्ञान क्या है, या किसे कहते हैं। बेसिकली बायोलॉजी एक साइंस की ब्रांच है, एक साइंस का ही भाग है जिसके अंदर हम जीवित जंतुओं का अध्ययन करते हैं। तो बायोलॉजी शब्द है वो सबसे पहले दो वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया था, लेमार्क और ट्रेविरियनस ने सन 1802 में। और ये जो बायोलॉजी वर्ड है वो एक ग्रीक भाषा का वर्ड है, ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा को आप हिंदी में यूनानी भाषा भी कहते हैं। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप यूनानी भाषा भी कह सकते हो ग्रीक भाषा को। और ये जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बायोस और लोगोस। बायोस और लोगोस से मिलकर बना हुआ है। अब हम समझते हैं कि बायोस का मतलब क्या है और लोगोस का मतलब क्या है। तो जो ग्रीक वर्ड है बायोस, उसका मतलब है लाइफ, और लोगोस वर्ड है उसका मतलब है स्टडी। तो बायोस एंड लोगोस का जो सम्मिलित रूप से जो शब्द बनता है, जो इसका अर्थ बनता है, वो है स्टडी ऑफ लाइफ। यानी कि बायोलॉजी का एक तरह से जो अर्थ हुआ वो हुआ स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ। या फिर हिंदी में कहें तो जीवन का अध्ययन या जीवों का अध्ययन। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं बायोलॉजी शब्द, जो मैंने आपको बता दिया है कि लेमार्क और ट्रेविरियनस ने सन 1802 में दिया गया था। और फिर आगे जानते हैं कि बायोलॉजी की कौन कौन सी शाखाएं हैं। तो बायोलॉजी की मुख्यतः दो शाखाएं हैं, बॉटनी और जूलॉजी। वैसे तो बहुत सारी शाखाएं हैं, जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, फिजियोलॉजी है, एनाटॉमी है, बहुत सारी शाखाएं हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो शाखाएं हैं वो दो है, बॉटनी एंड जूलॉजी। अब देखो, बॉटनी के अंदर हम जो अध्ययन करते हैं, जो पढ़ते हैं, वो हम पढ़ते हैं पेड़ पौधों के बारे में। और जूलॉजी के अंदर जो हम पढ़ाई करते हैं वो किसके बारे में पढ़ते हैं। जूलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं जंतुओं के बारे में। तो एक प्रकार से देखें तो जीव है, तो जीवों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। जीवों को दो भागों में बांट सकते हैं, दो भागों में क्लासिफाइड कर सकते हैं। पहला है पादप और दूसरा है जंतु। मुख्य रूप से वैसे सूक्ष्म जीव भी होते हैं जो अपवाद के तौर पर, लेकिन दो मुख्य रूप से दो है, पादप और जंतु। तो दोनों को सम्मिलित रूप से कहते हैं जीव। दोनों को सम्मिलित रूप से जीव कहते हैं, ये ध्यान रखना। अब कई बार क्या होता है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और जीव को ही जंतु समझते हैं और जंतु को ही जीव समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जीव के दो भाग है, पादप और जंतु। तो ये आप ध्यान से समझना, एक बार देख लेना। अब जंतुओं के अंदर हम जंतु का जो अध्ययन करते हैं वो करते हैं जूलॉजी के अंदर, और पादपों का अध्ययन करते हैं वो करते हैं बॉटनी के अंदर। तो एक तरह से कहें, स्टडी ऑफ प्लांट्स इज़ नॉन एज बॉटनी एंड स्टडी ऑफ एनिमल्स इज़ नॉन एज जूलॉजी। अब हम आगे बात करते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी, जूलॉजी एंड बॉटनी। अब बायोलॉजी और जूलॉजी की जो फादर है वो है अरिस्टोटल, या फिर हिंदी में कहें तो अरस्तु। हिंदी में कहें तो अरस्तु। और बॉटनी के जो फादर है वो है थियोफ्रेस्टस। तो सबसे पहले अरस्तु ने जंतुओं का वर्गीकरण किया, और पादपों का जो सबसे पहले वर्गीकरण किया था वो किया था थियोफ्रेस्टस ने। अब हम बात करते हैं कि अरस्तु ने जंतुओं का वर्गीकरण किस तरह से किया था, तो ये भी जान लेते हैं। तो अरस्तु ने जो जंतुओं का वर्गीकरण किया था वो दो भागों में किया था, दो भागों में बांटा था जंतुओं को। जो एनिमल्स है उनको जो क्लासीफाई किया था वो दो भागों में किया था। पहला पनाइमा और दूसरा है इनाइमा।
अब ये भी प्रश्न उठता है कि जो अरस्तु ने एनिमल्स का जो क्लासिफिकेशन किया था उसका आधार क्या था। तो उसका आधार था प्रेजेंस ऑफ आरबीसी, आरबीसी की उपस्थिति। उन जीवों के अंदर आरबीसी उपस्थित है या नहीं है, तो इसके आधार पर उन्होंने एनिमल्स का वर्गीकरण किया था। और जिनमें आरबीसी प्रेजेंट थी, जिन जीवों के अंदर आरबीसी प्रेजेंट थी, उनको तो रखा था इनेमा वर्ग के अंदर, और जिनके अंदर आरबीसी एब्सेंट थी उनको रखा था अनाइमा। तो ये यहाँ पे ए है और यहाँ पे ई है, फ़र्क बस इतना ही है। तो इसमें आरबीसी प्रेजेंट है इनेमा के अंदर, और अनाइमा के अंदर जो आरबीसी है वो एब्सेंट है। अनाइमा के अंदर आरबीसी एब्सेंट है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू बायोलॉजी, यानी कि बायोलॉजी से संबंधित जो मुख्य रूप से जो टर्मिनोलॉजी है, जो शब्दावली है, उसको जानते हैं। क्योंकि ये जो शब्दावली है वो हर पाठ के अंदर आपको देखने को मिलेगी। लगभग सारे पाठों के अंदर ये जो शब्दावली है वो रिपीट होती रहती है। तो इसलिए ऐसे शब्दों को सबसे पहले जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं अग्रस्टोलॉजी क्या है। तो स्टडी ऑफ ग्रासेस, जो अग्रस्टोलॉजी एक तरह से बायोलॉजी की ही ब्रांच है, और इसके अंदर घासों का अध्ययन किया जाता है। स्टडी ऑफ ग्रासेस मतलब घासों का अध्ययन। तो ग्रासेस और अग्रस्टो तो एक प्रकार से थोड़े से सिमिलर लग रहे हैं, तो आपको ये याद रखने में आसानी रहेगी। अब नेक्स्ट शब्द के ऊपर आते हैं अनाटॉमी, और ये काफ़ी उपयोगी शब्द है और ये हर पाठ में आता है। लगभग जितने भी जीवों की संरचना से संबंधित पाठ है उन सभी पाठों के अंदर अनाटॉमी शब्द आएगा। और अनाटॉमी का मतलब होता है कि कोई भी जीव है उसके शरीर के अंदर के अंगों का जो विस्तृत अध्ययन किया जाता है, जो अंदर की संरचना का जो अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को कहते हैं एनाटॉमी। और हिंदी में कहें तो उसे कहते हैं शारीरिकी। कंफ्यूज मत होना, एनाटॉमी का मतलब होता है शारीरिकी। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं एंड्रोलॉजी। तो एंड्रोलॉजी एक तरह से मैं आपको बताऊं तो नर मानव में भी एक हार्मोन पाया गया है, इससे संबंधित मैं आपको नाम याद दिला दूं, एंड्रोजन। तो एक तरह से क्या है कि जो एंड्रोलॉजी है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जो नर जननांग है, तो उसका जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है एंड्रोलॉजी के अंदर। तो ये भी एक प्रकार से बायोलॉजी की ब्रांच है जिसके अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं, नर लैंगिक जननांगों का अध्ययन करते हैं, नर लैंगिक अंगों का अध्ययन करते हैं, और इसे हम कहते हैं एंड्रोलॉजी। अब नेक्स्ट बात करते हैं वो है एपीकल्चर, यानी कि मधुमक्खियों का पालन। ये सिंपल सा वर्ड है एपीकल्चर। एपीज का मतलब होता है मधुमक्खियाँ, और एपीज का जो वैज्ञानिक नाम है, जो मधुमक्खियाँ हैं उसका वैज्ञानिक नाम है, उसके अंदर जो एपीज वंश का नाम है, मधुमक्खियों के वंश का नाम एपीज है। एपीज मोलिफेरा, एपीज डोर्सेटा, एपीज इंडिका। अब इसी तरह से नेक्स्ट जो वर्ड है वो है आर्थ्रोलॉजी। आपने डॉक्टर आर्थो की जो एड तो देखी होगी। तो आर्थो का मतलब होता है जॉइंट्स, संधियाँ, एक तरह से कहें तो संधियाँ, जहाँ पे दोनों जो हड्डियाँ हैं, एक हड्डी है वो दूसरे से जो जहाँ कनेक्ट होती हैं उस भाग को कहते हैं जॉइंट्स, संधि। तो संधियों का जो अध्ययन किया जाता है हमारे शरीर के अंदर, जहाँ पर भी संधियाँ हैं तो उनका जो अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं आर्थ्रोलॉजी। उसका जो स्टडी करते हैं उसे कहते हैं आर्थ्रोलॉजी। अब हम बात करते हैं बैक्टीरियोलॉजी की। तो बैक्टीरियोलॉजी के अंदर बैक्टीरिया या फिर जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं। तो बैक्टीरियोलॉजी का मतलब है जीवाणु का अध्ययन। तो जिसके अंदर जीवाणु का अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी। जीवाणु जैसे कि माइक्रोबैक्टीरियम, ट्यूबरकुलोसिस, या फिर लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु जो दही के अंदर पाया जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं ब्रायोलॉजी। तो ब्रायोलॉजी के अंदर ब्रायोफाइट्स का अध्ययन किया जाता है। ब्रायोफाइट, तो ब्रायोफाइट एक तरह से मैं आपको अभी बताऊं तो फिलहाल आपको ये याद रखना है कि ब्रायोफाइट एक प्रकार का पादप का वर्ग है, ये भी आप समझ सकते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कार्डियोलॉजी की। कार्डियो का मतलब होता है हृदय, कार्डियोग्राफी जो शब्द सुना होगा। तो कार्डियोलॉजी है, तो कार्डियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ हार्ट, दिल का अध्ययन।
हृदय का अध्ययन। फिर नेक्स्ट बात करते हैं साइटोलॉजी। तो साइट का मतलब होता है कोशिका। साइट का मतलब क्या होता है? कोशिका। साइट का मीन्स कोशिका या फिर सेल। साइट मीन्स कोशिका या सेल। तो इसमें देखो स्टडी ऑफ सेल्स, जो कोशिकाओं का अध्ययन है, उसे कहते हैं साइटोलॉजी। फिर नेक्स्ट शब्द आता है डर्मेटोलॉजी। आपने शब्द सुना होगा, जब आपने 10th क्लास के अंदर भी शब्द आता है, कई बार आता है एपिडर्म में, मेसोडर्म में, एंडोडर्म में। तो ये जो सारे वर्ड है, इसका मतलब होता है जो डर्म शब्द है, तो डर्म का मतलब क्या है? डर्म का मतलब है स्किन। डर्म का मतलब क्या है? स्किन, त्वचा, चर्म, त्वचा, स्किन। तो ये जो स्किन है, तो स्किन का जो डर्म है, डर्म का मतलब होता है स्किन। तो जिसमें स्किन का अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ स्किन इज नॉन एज डर्मेटोलॉजी। अब नेक्स्ट शब्द आता है इकोलॉजी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण शब्द है। तो ये इकोलॉजी क्या है? तो इकोलॉजी भी एक जीव विज्ञान की शाखा है, और इसके अंदर हम एनवायरनमेंट, हमारे चारों ओर का जो एनवायरनमेंट है और जो हमारे चारों ओर के जो जैविक घटक है, एनवायरनमेंट के अंदर अजैविक घटक और जो जैविक घटक है, उन दोनों के बीच में जो सामंजस्य है, जो को रिलेशन है, उसका जो हम अध्ययन करते हैं, उसे हम कहते हैं इकोलॉजी। उसे क्या कहते हैं? इकोलॉजी। तो स्टडी ऑफ को रिलेशन बिटवीन एनवायरनमेंट एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। एनवायरनमेंट मतलब नॉन बायोटिक फैक्टर, अबायोटिक या नॉन बायोटिक फैक्टर, जैसे कि जलवायु है, तापमान है, ये नॉन बायोटिक में आते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसे हम कहते हैं बायोटिक फैक्टर। तो सारे जो जीव जंतु है वो इसके अंदर आते हैं। जीव है, सारे जो जीव जंतु है वो इसमें आते हैं। तो बायोटिक फैक्टर और नॉन बायोटिक फैक्टर के बीच में जो आपस में इंटरेक्शन होती है, और उसी के आधार पर ये अपना जीवन जीते हैं, और तो उसका जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है इकोलॉजी में। फिर नेक्स्ट बात करते हैं एंटोमोलॉजी, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। जो भी कीड़े मकोड़े हैं, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, तो एक प्रकार से इंसेक्ट है, एक प्रकार से प्राणियों का एक वर्ग है। आर्थोपोडा जो संघ है, तो आर्थोपोडा संघ के अंदर एक प्राणियों का वर्ग आता है, जिसे हम कहते हैं इंसेक्टा वर्ग। तो इंसेक्टा वर्ग के जितने भी जीवों का अध्ययन है वो एंटोमोलॉजी के अंदर किया जाता है। इंसेक्ट का मतलब एक तरह से सामान्य भाषा में कहे तो कीड़े मकोड़े, कीट, कीड़े मकोड़े या फिर कीट कह सकते हैं, कीट। और फिर नेक्स्ट शब्द आता है फ्लोरिकल्चर, फ्लावर फार्मिंग, यानी फूलों का जो संवर्धन किया जाता है उसे ही हम कहते हैं फ्लोरिकल्चर। फिर नेक्स्ट शब्द आता है जेनेटिक्स। जो अपने माता पिता से जो भी लक्षण प्राप्त किए जाते हैं, वो सारे लक्षण हैं वो आनुवंशिक लक्षण हैं। तो आनुवंशिकी किसे कहते हैं? तो आनुवंशिकी एक प्रकार से जीव विज्ञान की शाखा है, जिसके अंदर हम जीवों के जो आनुवंशिक लक्षण हैं, आनुवंशिक लक्षण वे लक्षण हैं जो अपने माता पिता से अपनी संतान को प्राप्त होते हैं। माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले जो लक्षण हैं उन्हें कहते हैं जेनेटिक कैरेक्टर्स या फिर आनुवंशिक लक्षण। तो जीवों के अंदर जो आनुवंशिक लक्षण है उसकी वंशागति का मतलब होता है स्थानांतरण, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर स्थानांतरण का जो अध्ययन करते हैं वो है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स है एक प्रकार से जीवों के अंदर जो आनुवंशिक लक्षण है उसकी वंशागति का अध्ययन करते हैं, उसे हम कहते हैं जेनेटिक्स, आनुवंशिकी। फिर नेक्स्ट शब्द आता है वो है हीमेटोलॉजी। हीमेटो का मतलब होता है हीमोग्लोबिन। ये एक प्रकार से हीमेटो को आपको हीमोग्लोबिन से जोड़ना है और फिर इसको याद रखना है। तो हीमेटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ब्लड। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? ब्लड में पाया जाता है। तो हीमेटोलॉजी एक प्रकार से क्या है? स्टडी ऑफ ब्लड। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हिपेटोलॉजी। कन्फ्यूज मत होना, एक हीमेटोलॉजी है, दूसरा हिपेटोलॉजी है। तो हिपेटोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ लिवर, पैनक्रियाज। फिर नेक्स्ट ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी। तो स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, फंजाई, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो ये सारे जो इनका अध्ययन किया जाता है, एक कोशिकीय जीव है, जैसे जीवाणु है, कवक है। फिर नेक्स्ट बात आती है मॉर्फोलॉजी। जिस प्रकार से एनाटॉमी शब्द काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसी प्रकार से एनाटॉमी की तरह जो ये मॉर्फोलॉजी शब्द है ये भी काफ़ी उपयोगी है। जिस प्रकार से इसको
जो एनाटॉमी है इसको शारीरिकी कहा जाता है हिंदी में। इसी प्रकार से जो मॉर्फोलॉजी है इसे हिंदी में कहा जाता है आकारिकी। क्या कहा जाता है? आकारिकी। तो आकारिकी से समझ गए होंगे जो बाहर का आकार, जो बाह्य आकार है, तो जो बाहर की संरचना है किसी भी जीव की, तो उसका अध्ययन करते हैं, तो उसे हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। कोई भी जीव हो उसके जो बाहरी संरचना का जो अध्ययन किया जाता है उसको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। फिर नेक्स्ट शब्द आता है माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंजाई। फंजाई एक प्रकार से क्या है, जिसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं फफूंद। जो पड़ी हुई रोटी होती है सर्दियों के दिनों में, तो उसको आप धीरे से ऐसे 2 टुकड़े करते हैं तो बीच में से एक जाल नज़र आता है, तो वो एक प्रकार से क्या है? वो एक प्रकार से फफूंद है। तो माइकोलॉजी क्या है? एक प्रकार से स्टडी ऑफ फंजाई। फंजाई का जो अध्ययन करते हैं, कवक का अध्ययन करते हैं, उसे हम कहते हैं माइकोलॉजी। फिर नेक्स्ट शब्द आता है न्यूनेटोलॉजी। न्यूनेटोलॉजी, न्यू शब्द आपने कई बार सुना होगा। न्यू का मतलब होता है नवीन, नया, नवीन, नया, ठीक है, नव। तो यहाँ पे जो न्यूनेटोलॉजी है, तो न्यूनेटोलॉजी भी एक प्रकार से बायोलॉजी की ब्रांच है और इसके अंदर स्टडी ऑफ न्यू बॉर्न बेबीज़, जो नए नवजात शिशु है उसका जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है न्यूनेटोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट शब्द है वो है न्यूरोलॉजी, तो स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम। जो हमारा तंत्रिका तंत्र है या फिर किसी भी जीव के शरीर के अंदर उपस्थित तंत्रिका तंत्र है, उसका जो अध्ययन किया जाता है, जो न्यूरॉन्स का अध्ययन किया जाता है, उसे हम कहते हैं न्यूरोलॉजी। नेक्स्ट बात आती है ओडोंटोलॉजी। डोंट मतलब दांत, डोंट दांत, तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं। स्टडी ऑफ टीथ एंड गम्स, दांत और मसूड़ों का जो अध्ययन किया जाता है। फिर नेक्स्ट शब्द है ऑन्कोलॉजी, स्टडी ऑफ कैंसर एंड ट्यूमर। जो कैंसर का अध्ययन किया जाता है और कैंसर के अंदर जो अनियंत्रित विभाजन के कारण जो बनने वाली कोशिकाएं जो फूलकर एक बड़ी हो जाती हैं, जिसे हम कहते हैं ट्यूमर, या एक प्रकार से कहें तो गांठ। तो जो गांठों और कैंसर का अध्ययन किया जाता है, तो वो किस में किया जाता है? वो किया जाता है ऑन्कोलॉजी में। फिर नेक्स्ट शब्द है ऑप्थेल्मोलॉजी, स्टडी ऑफ आइज़। आँखों का अध्ययन है वो ऑप्थेल्मोलॉजी कहलाता है। फिर अब नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्निथोलॉजी की, तो स्टडी ऑफ बर्ड्स। पक्षियों का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा या फिर जीव विज्ञान की शाखा को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी, पक्षी विज्ञान। और आपके लिए एक प्रश्न है, पक्षी विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? भारत के अंदर पक्षी विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? फिर नेक्स्ट शब्द है ऑस्टियोलॉजी, तो स्टडी ऑफ बोन्स, हड्डियों का जो अध्ययन किया जाता है वो है ऑस्टियोलॉजी। तो यहाँ पे ऑस्टियो का मतलब होता है एक प्रकार से बोन्स, या फिर अस्थि काणु, जो अस्थि का छोटे से छोटे टुकड़ा है उसे कहते हैं ऑस्टियो या फिर ऑस्टियोसाइट, अस्थि कोशिका या फिर ऑस्टियोसाइट। फिर नेक्स्ट बात करते हैं फाइकोलॉजी। अब देखिए, जो आपने माइकोलॉजी शब्द पढ़ा था, अब इसी तरह से एक शब्द है फाइकोलॉजी। जिस प्रकार से आपने माइकोलॉजी शब्द पढ़ा है उसी प्रकार से अब फाइकोलॉजी शब्द भी पढ़ेंगे। फाइकोलॉजी का मतलब है एल्गी का अध्ययन, शैवालों का अध्ययन। जिस प्रकार से जो कवक है, तो कवक के तरह एक शैवाल भी एक प्रकार से जीव है, तो इनका अध्ययन किया जाता है, उस बायोलॉजी की ब्रांच को कहते हैं फाइकोलॉजी। नेक्स्ट शब्द है फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, और ये तीसरा शब्द काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है फिजियोलॉजी। तो स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ ऑर्गन सिस्टम इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवों के अंदर जितने भी अंग तंत्र है, तो उनके जो कार्य है और कार्य की जो कार्यविधि है, उनका जो अध्ययन करते हैं ना, वो हम करते हैं फिजियोलॉजी के अंदर। तो एक प्रकार से फिजियोलॉजी को हिंदी में कहते हैं कार्यिकी कहते हैं। फिर नेक्स्ट शब्द आता है पिस्सीकल्चर। तो फिशिज एक प्रकार से जीव विज्ञान के अंदर एक वर्ग है, फिशिज वर्ग, जिसके अंदर मछलियाँ हैं। तो यहाँ पे देखो, पिस्सीकल्चर का मतलब होता है संवर्धन, मछलियों का संवर्धन, मछलियों का पालन। तो एक प्रकार से पिस्सीकल्चर का मतलब होता है मत्स्य पालन। फिर नेक्स्ट शब्द है वायरोलॉजी, स्टडी ऑफ वायरसेज। तो स्टडी ऑफ वायरस, विषाणु का अध्ययन किया जाता है,
वो किया जाता है विषाणु विज्ञान में, वायरोलॉजी के अंदर किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम जूलॉजी के बारे में। अब जूलॉजी क्या है? जिस प्रकार से बायोलॉजी एक साइंस का भाग है, विज्ञान का भाग है, विज्ञान की शाखा है, अब उसी तरह से जूलॉजी है तो जूलॉजी भी एक बायोलॉजी की ब्रांच है, बायोलॉजी की शाखा है। और इसके अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं? एनिमल्स का। जीव विज्ञान के अंदर जीवों का अध्ययन करते हैं, इसी प्रकार से जूलॉजी के अंदर एनिमल्स, जंतुओं का अध्ययन करते हैं, प्राणियों का अध्ययन करते हैं, और उसे हम कहते हैं जूलॉजी। और जूलॉजी भी एक प्रकार से ग्रीक वर्ड है। ये याद रखना कि ये जूलॉजी शब्द कौन सी भाषा का शब्द है, जो बायोलॉजी वो भी कौन सी भाषा का शब्द है, बॉटनी कौन सी भाषा का शब्द है, ये सारे जो आपको याद रखने हैं। तो जूलॉजी शब्द है वो एक प्रकार से ग्रीक भाषा का शब्द है, और जिस प्रकार से बायोस प्लस लोगोस से बायोलॉजी बनाए, उसी प्रकार से जून प्लस लोगोस से बनाए जूलॉजी। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया। अब जो जूलॉजी है, तो जूलॉजी शब्द बनाए वो जून प्लस लोगोस से, और ये जो जूलॉजी शब्द है एक प्रकार से ग्रीक भाषा का शब्द है, और जून का मतलब होता है एनिमल और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो स्टडी ऑफ एनिमल्स इज़ नॉन एज जूलॉजी। तो एक प्रकार से स्टडी ऑफ एनिमल किंगडम भी कह सकते हैं, एनिमल्स भी कह सकते हैं। प्राणी जगत का मतलब होता है पूरे प्राणी, और प्राणियों का मतलब बहुवचन, प्लूरल। तो स्टडी ऑफ एनिमल किंगडम या स्टडी ऑफ एनिमल्स इज़ नॉन एज जूलॉजी। अब नेक्स्ट बात करते हैं अरिस्टोटल जी के बारे में। लिखा हुआ है कि जो फेमस फिलोसोफर अरिस्टोटल जी थे, अरस्तु जी थे, वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने एक किताब लिखी थी, एक बुक लिखी थी जिसका नाम है हिस्टोरिया एनिमेलियम। नाम याद रखना कि जो हिस्टोरिया एनिमेलियम नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो है अरिस्टोटल। और इस किताब के अंदर उन्होंने जो जंतु है, तो जंतुओं के अंदर जो जनन है, स्वभाव है, और उनकी जो संरचना के बारे में उन्होंने इस किताब के अंदर वर्णन किया है, डिस्क्राइब किया है। ही ऑल्सो क्लासिफाइड टू एनिमल्स, सो अरिस्टोटल इज़ नॉन एज फादर ऑफ जूलॉजी। उन्होंने एनिमल्स का क्लासिफिकेशन किया था, जीवों का जंतुओं का वर्गीकरण किया था, और उसके आधार पर इनको जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है। लेकिन जो द्विनाम पद्धति थी, बायोनोमियल जो नोमेनक्लेचर सिस्टम था, वो किसके द्वारा दिया गया था? दैट इज़ प्रपोज्ड बाय कैरोलस लीनियस या फिर कार्ल लीनियस भी कह सकते हैं, और कैरोलस लीनियस भी कह सकते हैं। और उन्होंने एक आधुनिक जो जीवों की जो आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली है वो प्रस्तुत की। और उनके जो किताब का नाम है, कैरोलस लीनियस की किताब का नाम है, वो है सिस्टेमा नेचुरी। ये काफ़ी उपयोगी किताब है, काफ़ी महत्वपूर्ण किताब है। और इसीलिए जो लीनियस है, लीनियस को फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी के रूप में भी जाना जाता है। आधुनिक जो वर्गीकी है उसका पिता किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है कार्ल लीनियस या फिर कैरोलस लीनियस को, तो याद रखना। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम, ये शब्द कट गया शायद। नेक्स्ट बात करते हैं बॉटनी की। तो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स एंड देयर वेरियस बायोलॉजिकल फंक्शंस इज नॉन एज बॉटनी। तो इसी प्रकार से देखो कि जिस प्रकार से जूलॉजी बायोलॉजी की शाखा थी, अब इसी प्रकार से जो बॉटनी है वो भी एक प्रकार से बायोलॉजी की शाखा है, और उसके अंदर हम अध्ययन करते हैं प्लांट्स का, और प्लांट्स का अध्ययन करते हैं, साथ ही जो प्लांट्स का अध्ययन करते हैं और साथ ही उनके जो विभिन्न प्रकार के जो जैविक कार्य हैं उनका भी अध्ययन करते हैं। बायोलॉजी की इस ब्रांच को कहते हैं बॉटनी। ग्रीक भाषा के शब्द बॉटेन से लिया गया था। ये कहाँ से उत्पन्न हुआ? ग्रीक भाषा के शब्द बॉटेन से उत्पन्न हुआ है, बॉटनी शब्द। और जो बॉटनी शब्द का जो बॉटेन शब्द है उसका मतलब क्या हुआ? प्लांट्स, हर्ब्स या फिर वीड्स। प्लांट्स का मतलब पादप, हर्ब्स का मतलब होता है शाक, एक तरह से वनस्पति, छोटी छोटी वनस्पति, और वीड्स का मतलब होता है जंगली घास। तो ये बॉटनी शब्द का मतलब हुआ, और इससे जो बॉटनी शब्द बना है। और सबसे पहले थियोफ्रेस्टस ने पूरे पादप जगत को क्लासिफाइड किया, पूरे पादप जगत को वर्गीकृत किया। किसके आधार पर? उनके अंदर जो उपस्थित गुण है, उनकी आकृति है और उनका आकार। तो ये जो इसका आधार है
वो याद रखना। और इसीलिए जो थियोफ्रेस्टस है उनको फादर ऑफ बॉटनी के रूप में जाना जाता है। अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल सीखो दुनिया।